वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लूसेंट के संपूर्ण भौतिक विज्ञान को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने शुरू किया था अध्याय 2 को, हमारा गति चैप्टर यहाँ पर चल रहा था। आज की लेक्चर पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हम लोगों ने इसका कंप्लीट कर लिया था। और टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 7वें नंबर की लेक्चर है। पिछले की अगर 6 लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जा करके आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आपको अपडेटेड मिल जाएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपने अध्याय 2 को, गति चैप्टर को। हाँ जी, तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर हम लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, आवेग के बारे में, इम्पल्स के बारे में हम लोग लास्ट पढ़ चुके थे। कलर थोड़ा सा हमको चेंज कर लेने दीजिए। हाँ जी, तो लास्ट हम लोगों ने आवेग के बारे में पढ़ा था। अब आएंगे उसके नीचे से अभिकेंद्रीय बल पढ़ना है। सुनेंगे अभिकेंद्रीय बल को। अभिकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलता है, यानी जब कोई वस्तु ऐसे करके एक वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे घूम रही है, एक मिनट, ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। यानी वृत्त का जहाँ पर केंद्र है उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल नहीं सकती है, और यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी चल से r त्रिज्या के वृत्त मार्ग पर चल रही है तो इसका अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है F बराबर mv²/r। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, अभिकेंद्रीय बल का। यानी जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो आप जैसे एक रस्सी से आप कोई पत्थर को आप ऐसे करके बांध के उसको नचाइए तो जो आपका फोर्स लगेगा उस रस्सी के ऊपर, तो उसी को बोलते हैं, केंद्र के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछती है, सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखेंगे F बराबर mv²/r। ये अच्छा, इसको कुछ इस टाइप से भी लिखा जाता है, जैसे F अगर इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करें तो F बराबर mv²/r। अच्छा, P का फॉर्मूला क्या बताएं, P बराबर mv, यानी यहाँ से एक और यहाँ से m और v निकाल दे तो उसकी जगह पर P आप लिख सकते हैं और एक v यहाँ पर बचेगा अपॉन r। ये भी फॉर्मूला इसका होता है किसका, फोर्स का, अभिकेंद्रीय बल का। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अपकेंद्रीय बल। अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अभिकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन हो, दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो, ये सब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। चीज़ें अगर थोड़ी सी आपको क्रिटिकल लग रही है तो बस इतना याद रखिएगा कि कपड़ा सुखाने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की विधि, ये सब किस बल पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रीय बल के ऊपर। माना जाता है कि उसके सेंटर में, जैसे कोई वस्तु एक सर्कुलर पाथ पर चल रही है तो इसके सेंटर पर इसके जो तनाव होता है इसी को माना जाता है कि अपकेंद्रीय बल है। ये ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे नेक्स्ट, एक नोट पॉइंट है, इस पर जरा गौर फरमाएंगे। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर भी कार्य करने वाले इसकी प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल भी कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी जो मौत का कुआं होता है कुछ इस टाइप का मौत का कुआं होता है। इसमें जो घूमता है रेस चालक, वो भी एक टाइप का अगर कहें तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा ही घूमता है। लेकिन आप जानते हैं उसमें एक थोड़ा सा होता है कि उसका स्पीड ज़्यादा होने की वजह से, आप देखे होंगे मौत के कुआं कभी उसकी स्पीड कम नहीं होता है। जैसे स्पीड कम होगा वो गिर सकता है। क्या करता है, वो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो उस पर रखता है। तो इसको हालांकि बहुत लोग अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, लेकिन उसको बोलना सरासर गलत हो सकता है। तो यही बात उसमें कहा गया है। अब आएंगे बल आघूर्ण को, समझेंगे बल आघूर्ण या फिर टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, सुनेंगे।
बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। यानी कोई भी बल हो और उसमें एक पिंड को एक अक्ष के चारों ओर घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल होती है। यानी बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल आघूर्ण होता है बल गुने आघूर्ण। एक चक्कर कितने में लगा रही है उसको आघूर्ण बोलते हैं और बल। और इसका एसआई या एक सदिश राशि है, ध्यान में रखेंगे। और इसका एसआई मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है, न्यूटन इंटू मीटर। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर उसी को बोलते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। आएंगे अब नेक्स्ट की तरफ। अभी तक मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। अब आएंगे सरल मशीन या फिर सिंपल मशीन। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन देखेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट, हाँ जी। तो सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। जैसे उत्तोलक। उत्तोलक मतलब लिफ्ट में आप जानते हैं, लिफ्ट इतने बड़े पार्ट को सिर्फ बीच वाले पार्ट से खींच करके ऊपर उठा लिया जाता है। तो इसमें लगता है आपका टॉर्क, इसमें भी आपका बल आघूर्ण लगता है। या फिर घिरनी या फिर आनत तल या स्क्रू जैक, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं सरल मशीन के। अब उसमें उत्तोलक के बारे में पढ़ते हैं, फिर आलम, फिर सब बारे में पढ़ेंगे। उत्तोलक, उत्तोलक मतलब लीवर, समझेंगे लीवर क्या होता है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। और उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। अब कौन कौन बिंदु होते हैं, तो पहला बिंदु इसमें होता है आलम्ब। आलम्ब होता क्या है, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसी को आलम्ब कहते हैं। यानी जिस बिंदु पर चारों तरफ उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसी को क्या बोलते हैं, आलम्ब। और आयास किसको बोलते हैं, तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, आयास बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, आयास। यानी जो चारों तरफ घूम रही है स्वतंत्रता पूर्वक उसको बोलते हैं आलम्ब। और जो उस पर बल लग रहा है उस बल पर बल को क्या बोलते हैं, आयास। और भार क्या होता है, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। तो बस यही 3 टॉप हुआ इसमें उत्तोलक में कि जो चारों तरफ लग रही है छड़ स्वतंत्र रूप से घूम रही है वो है आलम्ब, जो उस पर बल लग रहा है वो है आयास, और जो वस्तु को उठा रही है वो है भार। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब उत्तोलक के प्रकार की बात करते हैं तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। अब सुनेंगे। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब F, आयास E तथा भार W के बीच स्थित होता है। और इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी इसमें हो सकता है। जैसे उदाहरण में कैंची, पिलास, सिंडासी, कील, उखाड़ने की मशीन, शीश, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, जिसमें क्या होता है या तो इस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, या फिर 1 से कम हो जाता है। ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करते हैं तो इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब F व आयास E के बीच भार W होता है। और इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। प्रथम श्रेणी में क्या बताए कि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम भी होता है, 1 से अधिक भी होता है और 1 के बराबर भी होता है, लेकिन इसमें सदैव क्या होता है, 1 से अधिक होता है। इसके बाद इसके उदाहरण में जैसे सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, 1 पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी हो गई, ये सब जो आते हैं किस में आते हैं, द्वितीय श्रेणी में। अब आएंगे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक पर। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब F, भार W के बीच आयाम इस E होता है और इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। जैसे उदाहरण में चिमटा हो गया, मनुष्य का हाथ, ये हो गया, ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे गुरुत्व केंद्र की तरफ। आज ये टॉपिक लग रहा है हमको कि ख़त्म हो ही जाना चाहिए, कोशिश कर रहे हैं। गुरुत्व केंद्र या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझेंगे। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है।
चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, तो गुरुत्व केंद्र वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। जैसे उदाहरण में समझो, मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई एक छोटा सा बॉक्स है, ये कोई एक छोटा सा बॉक्स है। अब इस पर मान लीजिए हम कोई चीज़ को टिकाना चाहते हैं, कोई चीज़ भी को। अगर मान लीजिए यहाँ पर बीच में हम इसको रखते हैं, अगर यहाँ पर ये खड़ा हो गया, दैट मीन्स हम समझेंगे कि यहाँ पर गुरुत्व केंद्र है। क्या है यहाँ पर? गुरुत्व केंद्र है, क्योंकि यहीं पर वो पूरी की पूरी एक वस्तु टिक गई है। अब भाई संतुलन के प्रकार जानते हैं। तो संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी और एक होता है उदासीन। अब इन तीनों को समझेंगे। सबसे पहला था स्थायी संतुलन या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह स्थिति में आ जाए, तो ऐसी उसको इस संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। जैसे उदाहरण में रबड़ को आप खुद देखिए, उसको खींच करके उसकी स्थिति बिगाड़ दी जाती है, परंतु पुनः वापस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन किसको बोलते हैं? यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए, तो उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। जैसे उदाहरण में अगर आप एक तार को लेकर के आप खींचते हैं, प्लास्टिक के तार को, तो जैसे खींचिएगा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसा है वैसा ही रह जाएगा, पुनः उसकी अपनी अवस्था में नहीं आएगा। परंतु रबड़ को खींच कर छोड़िएगा, वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो ये आपका अस्थायी संतुलन हुआ। अब उदासीन संतुलन क्या होता है? तो यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र जी उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ने पर दोनों वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसका संतुलन हमको उदासीन संतुलन कहलाता है। ध्यान रखेंगे। अब आएंगे नेक्स्ट, अस्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए 2 शर्त होना आवश्यक है। पहला शर्त, वस्तु की गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए, और दूसरा, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। बस 2 ही शर्तें हैं इसकी अस्थायी संतुलन की। तो एक बार चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमारे यहाँ पर ये चैप्टर हो गई ख़त्म। कल हम शुरू करेंगे अध्याय 3 हमारी कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति को। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं हम कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।